हम्म क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक 60 मिनट के न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में असली खबरों का हिस्सा ना के बराबर होता है और एक डेटा के हिसाब से पूरे शो का 9% समय सिर्फ ऐसे शोर में बीत जाता है जहां लोग एक दूसरे पर चीख रहे होते हैं। हाँ, और मजेदार बात यह है कि ये कोई अंदाजा नहीं है। मतलब ये एक प्रॉपर बहुत ही गहरे रिसर्च का नतीजा है। बिल्कुल। और इसी के साथ स्वागत है आज के इस डीप डाइव में। आज हम ना उस दुनिया का एक तरह से एक्सरे करने वाले हैं जिसे हम हर शाम अपने टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं। मेरा मतलब है भारतीय प्राइम टाइम टेलीविजन न्यूज़ मीडिया। सही कहा। और आज का हमारा मिशन ही यही है कि इस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड किया जाए। हाँ, क्योंकि हमें ये समझना है कि ये जो डिबेट्स होती हैं, ये आखिर डिज़ाइन कैसे की जाती है। इस शोर के पीछे किस तरह का जो डेटा समर्थित बायस या पक्षपात है, वो कैसे काम करता है। और सबसे बड़ी बात, कैमरे के पीछे असल में होता क्या है। एग्जैक्टली और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो सोर्सेज है ना, वो बहुत ही दिलचस्प हैं। हमने न्यूज़ लॉन्ड्री के कुछ बेहद डिटेल रिपोर्ट्स का एनालिसिस किया है। खासकर वो रिपोर्ट्स जो जनवरी 2026 के यूजीसी नियमों वाले टीवी कवरेज पर थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे पास एक बहुत ही क्रिटिकल एकेडमिक रिसर्च पेपर भी है, टेलीविजन डिस्कोर्स डिकोडेड। ये पेपर 2024 के केडीडी सम्मेलन में प्रेजेंट किया गया था। ओह, वो एआई वाला रिसर्च पेपर। हाँ, वही। और इसके अलावा हम टीवी एंकर नाविका कुमार और आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती के कुछ वायरल यूट्यूब इंटरव्यूज और वीडियो क्लिप्स पर भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यहाँ एक ग्राउंड रूल सेट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आज जिन सोर्सेस पर हम बात कर रहे हैं ना, उनमें लेफ्ट विंग और राइट विंग यानी वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के राजनीतिक विचार शामिल हैं। हमारा काम यहाँ किसी भी तरह का जज बनना या किसी विचारधारा को सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम बस एक माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहे हैं। मतलब जो मूल सोर्सेज में फैक्ट्स हैं, जो डेटा है, हम बस उसे पूरी तटस्थता के साथ सामने रख रहे हैं ताकि ये समझा जा सके कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। एग्जैक्टली। तो चलिए थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। जब भी हम टीवी न्यूज़ के बारे में सोचते थे पहले, तो एक शांत अखबार या गंभीर बुलेटिन की याद आती थी। हाँ, वो पुराने जमाने की बात हो गई अब। वही तो। आज का न्यूज़ मीडिया ना मुझे किसी शांत जगह के बजाय प्रोफेशनल रेसलिंग या WWE के रिंग जैसा ज्यादा लगता है, जहां लड़ाइयां आउट ऑफ कंट्रोल दिखती जरूर है, लेकिन वो गुस्सा पूरी तरह से कोरियोग्राफ्ड होता है। ये बहुत ही परफेक्ट एनालॉजी है। मतलब कौन हीरो है, कौन विलन है, सब पहले से तय हैं और एंकर खुद उस स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है। हाँ, रेफरी ही मैच फिक्स कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए, टेलीविजन न्यूज़ का ये जो एवोल्यूशन है ना, प्रिंट मीडिया की खोजी पत्रकारिता से लेकर आज के इस प्राइम टाइम तमाशे तक का सफर, ये रातों रात नहीं हुआ है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम देखें तो साल 2005 में जब टाइम्स नाउ लॉन्च हुआ था, तब अर्नब गोस्वामी ने इस आक्रामक स्टाइल की शुरुआत की थी। और जब उन्होंने चैनल छोड़ा तो उस खालीपन को भरने के लिए उसी एग्रेसिव स्टाइल को एक परमानेंट फॉर्मेट ही बना दिया गया। अच्छा, तो वो एक व्यक्ति से एक पूरे सिस्टम में बदल गया। हाँ, और एंकर नाविका कुमार की जो यात्रा है, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। हमारे सोर्स मटेरियल में नाविका कुमार का एक हालिया इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में जब उनसे उनके काम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि ये पेशा अब एक लड़ाई है, एक प्रतिस्पर्धा है। मतलब उन्होंने सीधे सीधे मान लिया कि ये एक वॉर जोन है। एग्जैक्टली। उनका कहना था कि अब वो जमाना गया जब आप कह सकते थे कि चलो आज खबर नहीं मिली तो कोई बात नहीं। उनके हिसाब से हर रोज जीतना जरूरी है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है ना, वो ये है कि इस लड़ाई वाले माइंडसेट ने एंकर की पूरी भूमिका ही बदल दी है। एंकर अब खबर पहुंचाने वाले माध्यम से बदलकर खुद को एक ब्रांड के रूप में देखने लगे हैं। एक ब्रांड या शायद एक योद्धा। हाँ, हालांकि उसी इंटरव्यू में वो ये भी मानती हैं कि फेम सिर्फ एक बोनस है। वो कहती हैं कि टीवी पत्रकारिता को इतनी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाए, क्योंकि कल जब आप रिटायर होंगे तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ मुझे एक बात पर थोड़ा ऑब्जेक्शन है। इंटरव्यू में ये तर्क दिया गया कि पूरी दुनिया में पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण बहुत बढ़ गया है। ओल्ड मीडिया बनाम जेनजी की बहस हो गई है और लोग दूसरी तरफ के विचार सुनना ही नहीं चाहते। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन एक्सक्यूज दिया जाता है। वही तो। क्या ये सिर्फ एक एक्सक्यूज नहीं है? क्या ऑडियंस सच में नेचुरली इतनी आक्रामक हो गई है, या फिर इन टीवी चैनल्स ने खुद उन्हें सिर्फ शोर और गुस्से पर ही रिएक्ट करने के लिए ट्रेन कर दिया है? ये एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। ये कहना कि दर्शक यही देखना चाहते हैं, ये तो अपनी जिम्मेदारी से भागना हुआ ना।
जब आप सालों तक प्राइम टाइम पर सिर्फ एक्सट्रीम इमोशंस ही सर्व करेंगे तो लोग भी उसी के आदी हो जाएंगे। बिल्कुल। तो हमने ये समझ लिया कि डिबेट्स का फॉर्मेट एक WWE की तरह डिजाइन हो चुका है, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब ये नाटकीयता असली खबरों से टकराती है। हाँ, और इसे समझने के लिए हमारे पास वो जनवरी 2026 के यूजीसी इक्विटी नियमों वाला उदाहरण है। ओहो, वो कवरेज! मतलब 13 जनवरी को यूजीसी ने कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए नियम लागू किए। जो कि एक बहुत ही सीधा पॉलिसी डिसीजन था। हाँ, पर टीवी पर इसका कवरेज पॉलिसी पर था ही नहीं। वहां तो सवर्ण विरोधी टूल किट और हिंदू एकता खतरे में है जैसे नारों में बात हो रही थी। मतलब एक नियम जो भेदभाव रोकने के लिए बना था, उसे एक काल्पनिक डर में बदल दिया गया। और इसके उदाहरण तो ऐसे हैं कि कोई भी हैरान रह जाए। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है कि न्यूज़ 18 पर अमन चोपड़ा ने आरजेडी प्रवक्ता से क्या कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें तो डर लग रहा है कि कहीं कड़े सवाल पूछने पर उन पर ही SC/ST एक्ट ना लगा दिया जाए। वेट, सच में एक नेशनल न्यूज एंकर लाइव टीवी पर ये कह रहा है? ये तो उस कानून का सीधा सीधा मजाक उड़ाना हुआ ना। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, टाइम्स नाउ नवभारत पर नाविका कुमार ने तो एक बिल्कुल ही काल्पनिक स्थिति बना दी, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। क्या स्थिति? उन्होंने पूछा कि मान लीजिए अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का लड़का किसी सवर्ण लड़की को प्रपोज करे और लड़की मना कर दे, तो क्या इस नियम के तहत इसे भी जातिगत मामला मान लिया जाएगा? क्या बात कर रहे? ये कैसा लॉजिक है? मतलब पॉलिसी की गंभीर बात को एकदम ही किसी डेली सोप के ड्रामे में बदल दिया। हाँ, और इतना ही नहीं, आज तक की रिपोर्ट तो इससे भी एक कदम आगे की है। एंकर अंजना ओम कश्यप ने एक शो के दौरान व्यक्तिगत रूप से ये कह दिया कि वो आरक्षण के खिलाफ हैं। एंकर खुद अपनी पर्सनल राय थोप रही थीं। हाँ, और जब शो में आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव ने अंजना के ही एक पुराने वीडियो का हवाला दिया जहां उन्होंने अपनी जातिगत पहचान का जिक्र किया था, तो पता है क्या हुआ? कंचना यादव को शो से ही हटा दिया गया। बाप रे। मतलब अगर आप एंकर को आईना दिखाएंगे तो आपको डिबेट से ही आउट कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, जब नीतियां इस तरह की पहचान की राजनीति में बदल दी जाती हैं तो असल मुद्दे कैसे गायब हो जाते हैं? टीवी पर सवर्णों को डराया जा रहा था, लेकिन अगर हम असली डेटा देखें तो कहानी एकदम अलग है। हाँ, मैंने भी वो डेटा देखा था सोर्सेज में। एनसीआरबी का 2023 का डेटा साफ दिखाता है कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में से सिर्फ लगभग 9% ही मामले झूठे पाए जाते हैं। सिर्फ 9%? हाँ, और यूजीसी ने खुद सुप्रीम कोर्ट में माना था कि कैंपस में भेदभाव की शिकायतों में पिछले कुछ सालों में 118% की वृद्धि हुई है। इसीलिए तो ये नियम लाए गए थे। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने इस डेटा को कैसे ट्विस्ट किया, वो देखिए। उन्होंने लॉजिक दिया कि देश में करोड़ों आरक्षित श्रेणी के छात्र हैं। उनमें से सिर्फ कुछ 100 ने ही शिकायत दर्ज कराई है, जो कुल आबादी का सिर्फ 0.18% है। ओह माय गॉड। हाँ, तो उनका तर्क था कि इस 0.18% के आधार पर पूरे सवर्ण समाज को शोषक मान लेना गलत है। ये तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही खतरनाक मैनिपुलेशन है। मतलब अगर लोग डर के मारे शिकायत नहीं कर पा रहे हैं तो आप मान लेंगे कि क्राइम हो ही नहीं रहा है। यही तो, ये साफ दिखाता है कि कैसे आंकड़ों को सिर्फ एक विशेष नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, लेकिन देखिए, कोई ये भी कह सकता है कि हम अभी जो बात कर रहे हैं ये कुछ चुनिंदा शोज या कुछ एंकर्स के उदाहरण हैं। क्या इस पक्षपात का या इस शोर का कोई हार्ड डेटा है? क्या इसे साइंटिफिक तरीके से नापा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल नापा जा सकता है। और यहीं पर वो KDD 2024 का अकादमिक रिसर्च पेपर गेम चेंजर साबित होता है। इस रिसर्च में 6 साल के 3000 वीडियोस का विश्लेषण किया गया। वेट, 3000 वीडियोस, मतलब लगभग 2087 घंटे का फुटेज। इतने घंटे कोई इंसानों की टीम बैठकर तो देख नहीं सकती। नहीं, इंसान नहीं। इसके लिए उन्होंने AI टूल्स का इस्तेमाल किया, जैसे विस्पर का इस्तेमाल किया हर शब्द को टेक्स्ट में बदलने के लिए। पायोनॉट नाम के टूल का यूज किया ये पकड़ने के लिए कि कब लोग एक दूसरे के ऊपर बोल रहे हैं, यानी ओवरलैपिंग स्पीच। अच्छा। और डीप फेस का इस्तेमाल किया स्क्रीन पर चेहरों और जेंडर को एनालाइज करने के लिए। वाह, तो इन AI टूल्स ने जब इतना सारा डेटा छाना तो क्या खुलासे हुए? सबसे बड़ा खुलासा तो बायस यानी पक्षपात का था। डेटा बहुत क्लियरली दिखाता है कि टीवी चैनलों पर सत्ताधारी दल का समर्थन करने वाला नैरेटिव 3 और 1 के अनुपात में हावी रहते हैं। 3 और 1, मतलब अगर विपक्ष को 1 मिनट मिल रहा है तो सत्ताधारी दल को 3।
एग्जैक्टली। और हैशटैग्स फॉर एमिसिस तो और भी कमाल का है। जब सत्ताधारी दल की आलोचना करनी हो तो हैशटैग्स बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन विपक्ष की आलोचना करनी हो तो हैशटैग्स पूरी पार्टी को गालियां देने वाले होते हैं। और भाषा में भी फर्क होता है ना? हाँ, सत्ता के लिए विकास या जीत जैसे शब्द यूज होते हैं और विपक्ष के लिए डायनेस्टी, झूठ या लॉबी जैसे नकारात्मक शब्द। ये तो हो गई बायस की बात। लेकिन वो जो डीप फेस टूल था जिसने चेहरों को नापा, महिलाओं की क्या स्थिति है इन डिबेट्स में? वो आंकड़ा शायद सबसे ज्यादा निराश करने वाला है। पूरे डेटा सेट में महिलाओं का स्क्रीन टाइम सिर्फ 7.5% है। वेट, सिर्फ 7.5%? हाँ, और जो अहम मुद्दे हैं जैसे कश्मीर या CAA, उन पर तो महिलाएं ना के बराबर होती हैं। और एक और चीज, जब डीप फेस ने स्क्रीन के पिक्सेल्स को नापा तो पता चला कि पुरुष पैनलिस्ट औसतन ज्यादा बड़ी स्क्रीन स्पेस घेरते हैं और महिलाओं को विजुअली छोटे बॉक्स में दिखाया जाता है। आप मजाक कर रहे हैं? मतलब दे लिटरली श्रिंकिंग वुमेन ऑन स्क्रीन। महिलाओं को सिर्फ आवाज से ही नहीं, विजुअली भी छोटा किया जा रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो एक और डरावनी चीज सामने आती है, अशिष्टता, जिसे अंग्रेजी में इनसिविलिटी कहते हैं। चीखना चिल्लाना? हाँ, AI ने बताया कि वीडियो के कुल समय का औसतन 9% हिस्सा सिर्फ चीखने चिल्लाने में बीत जाता है, जहां कोई किसी की नहीं सुन रहा होता। अब यहाँ मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। 9% सुनकर ऐसा लगता है कि चलो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। 1 घंटे के शो में मुश्किल से 5-6 मिनट। 5-6 मिनट सुनने में कम लगता है, लेकिन आप इसे ऐसे सोचिए, अगर आप अपने ऑफिस की किसी मीटिंग में बैठे हों और लगातार 6 मिनट तक सारे लोग एक साथ पूरी ताकत से एक दूसरे पर सिर्फ चीखने लगे, तो क्या होगा? शायद सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एग्जैक्टली। जो चीज एक आम बातचीत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती, वो टीवी पर नॉर्मल है। और अफसोस की बात यह है कि ये शोर CAA, कश्मीर और धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सब ज्यादा होता है। शोधकर्ताओं ने इसकी तुलना फ्रांस 24 और स्काई न्यूज से की, और भारतीय चैनलों पर यह शोर सांख्यिकीय रूप से बहुत ज्यादा पाया गया। तो एक तरफ हमारे पास ये डेटा है जो बता रहा है कि महिलाओं को स्क्रीन पर कम जगह मिल रही है, बायस है और शोर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कैमरे के सामने होता है या सेट के पीछे भी इसका असर दिखता है? सेट के पीछे की कहानी तो और भी गंभीर है, और इसका सजीव उदाहरण है RJD की युवा प्रवक्ताओं प्रियंका भारती और कंचना यादव के साथ हुआ वाकया। मैंने इसके बारे में सोर्सेज में पढ़ा था, वो टाइम्स नाउ नव भारत वाली डिबेट ना? हाँ, प्रियंका भारती ने लाइव डिबेट के दौरान एक बीजेपी विधायक का वो विवादित बयान चला दिया था जिसमें महिलाओं और कुत्तों को लेकर एक शर्मनाक बात कही गई थी। और वो वीडियो इतना साफ था कि लाइव टीवी पर नाविका कुमार को भी उस बयान की निंदा करनी पड़ गई थी। लेकिन असली खेल तो अपलोड के वक्त हुआ। जब वो वीडियो YouTube पर अपलोड हुआ तो चैनल ने उस विधायक वाले हिस्से को ही डिलीट कर दिया। सच में? मतलब पूरी तरह से काट दिया? हाँ, लेकिन प्रियंका भारती को शायद इसका शक था, इसलिए उन्होंने अपना खुद का कैमरा लगाकर पूरी डिबेट रिकॉर्ड की हुई थी और उन्होंने अपनी अनकट वीडियो डालकर चैनल को सरेआम एक्सपोज कर दिया। बाप रे! मतलब पॉलिटिकल प्रवक्ताओं को अब मीडिया स्टूडियोज में अपने खुद के कैमरे ले जाने पड़ रहे हैं। ये तो एक तरह का अविश्वास है ना? बिल्कुल। और इसी वजह से एक बहुत ही खतरनाक सेंसरशिप जन्म ले रही है, जिसे कंचना और प्रियंका ने आधुनिक छुड़ाछूत या मॉडर्न अनटचेबिलिटी का नाम दिया है। मॉडर्न अनटचेबिलिटी, ये थोड़ा भारी शब्द है, इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, इन प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन पर एक अनऑफिशियल बैन लगा दिया गया है। चैनल उन्हें शो पे बुलाने से कतराते हैं क्योंकि सत्ताधारी दल के प्रवक्ता उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से मना कर देते हैं। कई बार तो शो से 10 मिनट पहले उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। तो अगर सत्ताधारी दल के लोग ये तय करेंगे कि विपक्ष की तरफ से डिबेट में कौन बैठेगा, तो फिर वो डिबेट कैसी? वो तो एक स्क्रिप्टेड ड्रामा हो गया। बिल्कुल। सोर्सेज में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी एक बयान है। उन्होंने कहा था कि मीडिया पहले समाज का आईना होता था जिसमें सरकारें अपनी कमियां देखती थीं, लेकिन अब वो आईना नहीं रहा। अब मीडिया सत्ताधारी दल का मेकअप करने का काम कर रहा है। मेकअप करने का काम, ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। हाँ, तो मतलब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बहुत साफ हो जाता है कि टीवी मीडिया अब एक जानकारी देने वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा। ये रेटिंग्स, शोर और पक्षपात की एक डिजाइन की गई मशीन में तब्दील हो गया है। सही बात है। और ये आम लोगों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि लोकतंत्र में जानकारी ही ताकत है। अगर हमारा जानकारी का सोर्स ही दूषित है तो समाज की सोच प्रभावित होना तय है। बिल्कुल। और इसीलिए हमें इस मशीनरी को समझना जरूरी है। हाँ, और पता है,
इसी सब से जुड़ा एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा डरावना विचार मेरे मन में आ रहा है। अच्छा, क्या विचार? देखिए, आज हमने देखा कि टीवी मीडिया का ये जो शोर है, ये जो बायस है, इसे एआई और एल्गोरिदम के जरिए बहुत ही आसानी से नापा जा सकता है। एंकर एक तय स्क्रिप्ट के तहत क्रोध और चीखना चिल्लाना डिजाइन कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो गया है। एग्जैक्टली। जब सब कुछ इतना पूर्वानुमानित हो चुका है, तो सवाल ये है कि वो दिन कितना दूर है जब मीडिया चैनल टीआरपी बटोरने के लिए असली इंसानों को बुलाना ही बंद कर देंगे। ये तो बहुत ही... सोचिए ना, क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में स्टूडियोज में एआई द्वारा बनाए गए वर्चुअल पैनलिस्ट्स और एंकर हों जो आपस में झूठी बहस करें, बिल्कुल उसी लेवल पर चीखें जहां एल्गोरिदम सबसे ज्यादा टीआरपी देता है और हमें परोस दे? ये तो एक तरह की ब्लैक मिरर वाली सिचुएशन हो जाएगी। वही तो। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तब भी हम इस बनावटी शोर को सच मानेंगे? सोचने वाली बात है। जिस तमाशे के हम दर्शक बन चुके हैं, क्या पता कल उस तमाशे के खिलाड़ी मशीनें बन जाएं और हमें पता भी ना चले। सही कहा। इस विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर।